नमस्कार दोस्तों, 24 जुलाई 1911 से लेकर 4 नवंबर 1918 तक लड़े गए प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम ही इतने घातक थे कि दूसरे विश्व युद्ध के बारे में कोई भी राष्ट्र सोच नहीं सकता था। लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी कंट्रीज जिनके पास बहुत स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, बहुत अच्छी इकोनॉमी थी, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अंततः 1939 में स्टार्ट कर ही दिया। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि टोटली ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पर बेस्ड था। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसको दूसरे राष्ट्र किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ पर आपत्ति हो। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के केस में या इंडिया और चाइना के केस में हम मोस्टली देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में लैंड डिस्प्यूट यानी ज़मीन को लेकर विवाद तो आमतौर पर चलते रहते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया और चाइना आपस में युद्ध ही करने लगे। इसके कई रास्ते हो सकते हैं प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। प्रॉब्लम को सुलझाने के कुछ रास्ते ये भी हैं कि आपस में हम बातचीत करें या आपस में हम डिबेट करें या डिस्कशंस करें या डायलॉग करें या अपने डेलीगेशंस को एक देश से दूसरे राष्ट्र में भेजा जाए और फिर बातचीत कर किसी भी समस्या का हल निकाला जाए। किसी भी मैटर पे कॉन्फ्लिक्ट होना यानी विरोधाभास होने का ये मतलब नहीं कि उससे तुरंत ही वॉर स्टार्ट कर दी जाए। लेकिन उस जमाने में हर कंट्रीज यही सोचा करती थी कि हम दूसरी कंट्रीज पर अपना डोमिनेट करें, हम दूसरी कंट्री पर अपना डोमिनेंस सिद्ध कर ले। हर बड़ी कंट्री यही चाह रही थी कि हम छोटी कंट्रीज़ को दबा दें। शायद इसी की वजह थी कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने बढ़ चढ़कर इसमें युद्ध में पार्टिसिपेशन लिया। मेजरली देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो पावर्स के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ एलाइज पावर था और दूसरी तरफ एक्सिस पावर। एलाइड पावर्स जिसे हम लोग मित्र राष्ट्र भी कहते हैं और एक्सिस पावर जिसे हमने धुरी राष्ट्र भी कहते हैं। मित्र राष्ट्र में यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और चाइना थे। ये ऐसे राष्ट्र थे जिनकी इकोनॉमी, जिनकी स्ट्रेंथ उस जमाने में भी बहुत अच्छी थी, जिनके पास बहुत अच्छी इकोनॉमी थी, बहुत अच्छी मिलिट्री थी और ये आज भी वर्ल्ड में बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं। ये एक ऐसी कंट्रीज हैं जो आज भी यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सिस पावर्स में जो कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया वो थे जैसे रोम, बर्लिन, इटली, जर्मनी और जापान। ये सभी कंट्रीज चाहती थी कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन आगे न बढ़े और ये जिन कंट्रीज पर भी अपना अधिकार जमा लेती थी तो वो छोड़ना नहीं चाहती थी। बिना मर्जी के ही दूसरी कंट्रीज पर अटैक करना एक्सिस पावर्स के लिए काफ़ी आसान हो चुका था। तो क्या एक्सिस पावर्स की वजह से ही केवल सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ या कुछ यूके, यूएस और सोवियत यूनियन का भी काम रहा इसमें? आखिर क्या वजह रही जिसके कारण यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन इन सभी बड़ी कंट्रीज़ को एक होना पड़ा और एक्सेस पावर्स के खिलाफ लड़ना पड़ा? ये एक ऐसी वॉर भी थी दोस्तों जहां पर न केवल इकोनॉमिक बल्कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल किया गया। वहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखा जाए तो वहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए वहाँ पर परिणाम ज़्यादा घातक नहीं हुए। इसीलिए शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो मेजर टेक्नोलॉजी स्टार्ट की गई, जिसका यूज़ किया गया, वो है एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर कंट्री जिसके पास एयरक्राफ्ट थी वो छोटी कंट्रीज़ पर यानी दूसरी कंट्रीज़ पर स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग करती थी, जिसके कारण वहाँ की मिलिट्रीज़ पर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक ऐसा वॉर था जिसमें न केवल 1, 2 बल्कि 3 बल्कि 4 बल्कि 6 से 7 करोड़ लोग मारे गए। न जाने कितने हजार लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, कितने लोगों की मृत्यु भुखमरी के कारण। एक ऐसा युद्ध था जिसके बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था और शायद इसीलिए जब एक्सेस पावर वॉर हार चुके थे तो उनके खिलाफ वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल के तहत कार्रवाई भी की गई। और ये सही भी था या नहीं भी था, इसका निर्णय तो आप ही को करना है। तो आखिर किन कारणों की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ? आखिर क्यों हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्बिंग की गई? आखिर क्या जापान ही रिस्पॉन्सिबल था इस पूरे वॉर के लिए या एलाइज पावर यानी यूके, यूएस और सोवियत यूनियन भी रिस्पॉन्सिबल थे? किन रीजंस के कारण हिरोशिमा नागासाकी पर हमला किया गया और न्यूक्लियर बम गिराया गया? क्या केवल न्यूक्लियर बम हिरोशिमा और नागासाकी पर ही गिराना था या और भी कोई ऐसी कंट्रीज थी जिन पर बॉम्बिंग करने का इरादा बनाकर रखा था? आखिर किस कंट्री ने जापान पर बॉम्बिंग की और आखिर किस फ्लाइट से की, किस एयरक्राफ्ट की मदद से बॉम्बिंग की? कौन कौन सी कंट्रीज जापान में न्यूक्लियर बम गिराने पर राजी हुई और कौन कौन इसके अगेंस्ट हुई? क्या क्या थे इसके परिणाम और आखिर किन वजहों के कारण जापान पर इतना बड़ा हमला करना पड़ा? आखिर कैसे डिसाइड किया गया इन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के द्वारा कि आखिर कौन कौन सी जगह पर जापान में न्यूक्लियर बम गिराए जाए और आखिर 2 ही न्यूक्लियर बम ही क्यों गिराए गए थे और 2 ही जगह पर क्यों गिराए गए थे? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्बिंग हुई।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद ही 28 जून 1919 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सभी राष्ट्रों ने मिलकर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के एग्रीमेंट को साइन किया। इसके तहत 10 जनवरी 1920 को पेरिस में पीस कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए हुए नेशंस ने एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया लीग ऑफ नेशंस। ये वो नेशंस थे जिन्होंने कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना पार्टिसिपेशन दिया था। इस लीग ऑफ नेशंस का काम था कि आने वाले समय में वॉर या वॉर जैसी स्थिति को रोकना, और अगर कहीं भी कोई भी तरह का डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट समझ में आता है, किसी भी कंट्रीज़ के बीच में समझ में आता है कोई डिस्प्यूट, तो उसे डायलॉग्स के माध्यम से सुलझाना, वहीं इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को भी हर तरीके से सुलझाना। इसके अलावा लेबर कंसर्न, लेबर कंडीशन और प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी और प्रिजनर्स की कंडीशंस पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग की कंडीशंस को भी रोकने पर इस संस्था ने जोर दिया। लेकिन सिर्फ 26 सालों के अंदर ही इस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी लीग ऑफ नेशंस को बंद कर दिया गया और 20 अप्रैल 1946 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। आखिर क्यों लीग ऑफ नेशंस को बैन किया गया, क्या क्या इसके पीछे के रीज़न से, चलिए देखते हैं। सबसे पहला रीज़न था जापान में बढ़ता मिलिट्रिज्म। जापान की मिलिट्री का कहना था कि जापान के हर फैसले में, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो या इकोनॉमिकल हो, सभी में कहीं ना कहीं जापान की मिलिट्री की हिस्सेदारी होनी चाहिए। शायद यही वजह थी कि जापान की मिलिट्री का हर क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था और इसी के कारण राजा यानी जापान के एम्परर अपने डिसीजंस को अकेले नहीं ले सकते थे। इसीलिए 18 सितंबर 1931 को जापान के राजा ने लेफ्टिनेंट शिमोरी कावामोटो, जो कि इंडिपेंडेंट गैरिसन यूनिट यानी 29 जापानीज इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो लेफ्टिनेंट थे, उन्हें ये एक ऑर्डर दिया गया कि आप मुगडेन, जो कि आज का शियांग शहर है, वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक को एक्सप्लोड करना है। एक्सप्लोजन इतना कमज़ोर था कि इसके कारण ट्रेन पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ और ट्रेन आसानी से उस ट्रैक से निकल गई। इसके तुरंत बाद ही राजा ने लेफ्टिनेंट को काफ़ी खरी खोटी सुनाई और बाद में जापान ने इसी इंसिडेंट को इस्तेमाल किया चाइना पर अटैक करने के लिए। जापान में हुई मिलिट्री इंक्वायरी में ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि ये जो इंसिडेंट था ये चाइनीज के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, लेकिन फिर भी चाइना ने इस इंसिडेंट से अपने आप को दूर किया और कहा कि ये इंसिडेंट चाइनीज नहीं बल्कि जापानीज ने ही किया है, क्योंकि जापानी मिलिट्रिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। इसीलिए जापान की मिलिट्री ने इसके तुरंत बाद ही चाइना के मंचूरिया शहर पर आक्रमण कर दिया और चाइना के मंचूरिया शहर पर अपना कब्जा कर लिया। जापान ने चाइना के मंचूरिया शहर पर एक पपेट स्टेट यानी कठपुतली राज्य की स्थापना की। एक ऐसा राज्य जहां पर राजा होता है, जहां पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन वो मिनिस्टर्स जो होते हैं वो अपने आप में फैसला नहीं ले सकते। वो जो फैसला होगा वो कहीं दूसरी जगह से आएगा और उस फैसले को ही वहां पर यूज़ करना पड़ेगा, उस फैसले को ही वहां पर मानना पड़ेगा। यह एक पपेट स्टेट जो कि जापान के द्वारा चाइना में इस्टेब्लिश किया गया था। चाइना के मंचूरिया शहर का नाम बदलकर जापान ने इसे मांचुक्यो का नाम दे दिया। जैसे ही ये खबर सभी राष्ट्रों तक पहुंची कि जापान ने चाइना के मंचूरिया शहर पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, सभी राष्ट्रों में उथल पुथल मच गई। इसके तुरंत बाद ही सभी देशों ने लीग ऑफ नेशन से ये अपील की कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस मुगडेन इंसिडेंट यानी शियांग इंसिडेंट के तुरंत बाद ही लिटन कमीशन की स्थापना लीग ऑफ नेशंस के द्वारा की गई। इस लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1931 में की गई। इस लीग ऑफ नेशन का काम था कि जापान ने जो चाइना पर आक्रमण किया और जिस इंसिडेंट का जिक्र किया कि मुगडेन इंसिडेंट का, उस इंसिडेंट के बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए और क्या सचमुच चाइना ने जापान के ट्रैक को उड़ाया था, क्या सचमुच चाइना ही रिस्पॉन्सिबल था जापान के उस रेलवे ट्रैक के एक्सप्लोड के लिए, वो भी डायनामाइट्स का यूज करके। जब लिटन कमीशन की रिपोर्ट साल 1932 में आई तो उसने सभी राष्ट्रों को चौंका दिया। लिटन कमीशन ने ये क्लियरली मेंशन किया था कि जापान जो है वो डिसेप्शन कर रहा है यानी झूठ बोल रहा है और ये जो रेलवे ट्रैक एक्सप्लोड करने की साजिश थी ये जापान ने खुद ही अपने द्वारा रचित की गई था। जापान ने खुद ही अपने रेलवे ट्रैक को उड़ाया और उसका दोष चाइना पर मर दिया गया ताकि चाइना के मंचूरिया शहर पर अपनी स्टैब्लिशमेंट यानी चाइना के मंचूरिया शहर पर अपनी पपेट स्टेट को स्टैब्लिश किया जा सके। लेकिन फिर भी अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था और कोई भी राष्ट्र इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतरने के लिए। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही ये 1935 में इटली के सोल्जर और मार्शल एमिलो डी बोनो ने इथोपिया पर आक्रमण कर दिया और सेकेंड इटली इथोपिया वॉर की शुरुआत हो गई। यह वॉर करीबन 7 महीने तक चला जिसमें इटली की अंततः विजय हुई। इस इंसिडेंट को भी लीग ऑफ नेशंस के द्वारा कंडेम्ड किया गया था, लेकिन फिर भी लीग ऑफ नेशंस के बड़े बड़े राष्ट्रों ने कोई भी फैसला इटली के अगेंस्ट में नहीं लिया और ना ही इथोपिया के फेवर में लिया।
सेकेंड इटली इथोपिया वॉर के तुरंत बाद ही 7 जुलाई 1937 को बीजिंग में मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट देखने को मिलता है। ये मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट में चाइना नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी और इंपीरियल जापानीज आर्मी के बीच काफ़ी क्लैशेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साल 1937 तक जापान ने चाइना के हर बड़े शहर पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। जहां एक ओर बीजिंग 1937 तक जापान के अधिकार क्षेत्र में आ गया था, वहीं दूसरी ओर चाइना का जो कैपिटल था नानसंग, वहां पर भी जापान ने अपना कैप्चर कर लिया था। इसके अलावा 13 दिसंबर 1937 को जापान ने चाइना को सीख सिखाने के लिए एक मास स्केल मैसेकेयर यानी मास स्केल में नरसंहार किया। इस नरसंहार में 40,000 से लेकर 3 लाख लोग मारे गए, 20,000 से 80,000 महिलाओं के साथ रेप किया गया। इसके अलावा कई सारे मासूम बच्चों को भी मार डाला गया। ना जाने कितने और लोग मरे, लेकिन ये तो केवल एक डिटेल रिपोर्ट थी। ना जाने और कितने लोग मरे, ये तो केवल उन लोगों के बारे में जानकारी थी जिनकी एक्चुअल में गिनती की जा सकी थी। 1937 के इंसिडेंट के तुरंत बाद ही जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। रिपब्लिक ऑफ पोलैंड को नाजी जर्मनी की सेना से लड़ना पड़ा, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। जहां जर्मनी नॉर्थ और साउथ से पोलैंड पर आक्रमण कर रहा था, वहीं सोवियत यूनियन ने 17 सितंबर 1939 को इस युद्ध में अपना पार्टिसिपेशन किया और सोवियत यूनियन ने जर्मनी का साथ देते हुए ईस्ट साइड से पोलैंड पर आक्रमण किया। ये देखते हुए कि एक छोटे से राष्ट्र को ये बड़े बड़े राष्ट्र दबा रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी तुरंत ही वॉर डिक्लेयर कर दिया और सोवियत यूनियन और जर्मनी के खिलाफ अपनी सेनाओं को खड़ा कर दिया और पोलैंड को बचाने की हर संभव कोशिश करने लगे। इन रीजंस के अलावा मसूलिनी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया और इटली में स्टैब्लिश हुआ फैसिज्म अपने पैर धीरे धीरे यूरोप में फैलाने लगा था, जिसमें नेशन यूनिटी की बात हर जगह फैलने लगी और नेशन यूनिटी से ही कहीं न कहीं वॉर की शुरुआत होने लगी और वॉर की कंडीशंस भी स्टैब्लिश होने लगी। वहीं दूसरी ओर स्पेनिश सिविल वॉर जो कि 1936 से 1939 तक लड़ा गया, जिसमें रिपब्लिकन और नेशनलिस्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा युद्ध देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें सोवियत यूनियन और जापान की, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा सोवियत, जापान और जर्मनी के बीच में बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट्स अपने बॉर्डर्स को लेकर कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन को लग रहा था कि हमें ज़्यादा हिस्सा मिल जाए और कहीं ना कहीं जापान को ये लग रहा था और जर्मनी को भी ऐसा लग रहा था हमने जिस कंट्री पर अटैक किया है उस कंट्री पर हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा। तो हिस्सेदारी के सवाल पर कहीं ना कहीं वॉर और बढ़ती गई। इन सभी कारणों को देखकर ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि लीग ऑफ नेशन वॉर जैसी कंडीशंस को रोकने में असक्षम है। वहीं दूसरी ओर लीग ऑफ नेशंस की क्रेडिबिलिटी भी घटती जा रही थी, जहां जर्मनी और जापान ने लीग ऑफ नेशंस की मेंबरशिप साल 1933 और 34 में छोड़ दी। वहीं सोवियत यूनियन, जिसने 1934 में लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन किया था, 1939 में उसे भी निकाल दिया जब सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पर आक्रमण की। वहीं इटली ने 1937 में लीग ऑफ नेशंस की मेंबरशिप भी छोड़ दी। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने तो कभी लीग ऑफ नेशंस भी ज्वाइन नहीं किया था। इन सभी कारणों को देखकर कहीं ना कहीं लग रहा था कि लीग ऑफ नेशंस अब कहीं ना कहीं वर्ल्ड पे अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और लीग ऑफ नेशंस का काम अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लीग ऑफ नेशंस वॉर जैसी कंडीशंस को नहीं रोक पा रहा है। लीग ऑफ नेशंस किसी भी कंट्रीज के डिस्प्यूट को नहीं सॉल्व कर पा रहा है। लीग ऑफ नेशन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को भी नहीं सॉल्व करवा पा रहा है। लीग ऑफ नेशन किसी कंट्रीज को रोक नहीं पा रहा है दूसरी कंट्रीज पर आक्रमण करने से। इसीलिए लीग ऑफ नेशंस की क्रेडिबिलिटी और लीग ऑफ नेशंस कहीं ना कहीं अब इनकैपेबल लगने लगा था वॉर जैसी कंडीशंस को रोकने में। और शायद यही वजह रही जिसके कारण साल 1946 में लीग ऑफ नेशंस को बदलकर यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई और शायद यही बात रही जिसके कारण 20 अप्रैल 1946 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई और सभी कंट्रीज उसके पार्ट बने और लीग ऑफ नेशंस को कहीं ना कहीं बंद कर दिया। युद्ध के कुछ अंतिम वर्षों में जापान के ऊपर एलाइज पावर ने फायरिंग और बॉम्बिंग भी स्टार्ट कर दी। ये फायरिंग और बॉम्बिंग न केवल जमीनी स्तर से बल्कि एयरक्राफ्ट के माध्यम से भी जापान के ऊपर किए जाने लगी, जिसके कारण जापान में मास स्केल पर डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर 16 दिसंबर 1944 से 25 जनवरी 1945 तक बुल्गे की लड़ाई हुई, जिसमें जर्मन्स ने बेल्जियम के बीच में एक घने जंगल वाले एर्डेनीज के एरिया में एंटवर्प पोर्ट को कब्जा करने की कोशिश की, जो कि उसमें वे विफल रहे। उनका मानना ये था कि अगर इस पोर्ट पर कब्जा कर लिया जाएगा तो एलाइड नेशंस की कहीं ना कहीं ये रीढ़ की हड्डी है तो वो टूट जाएगी, जिससे एलाइड नेशन जो इतने पावरफुल तरीके से लड़ रहे हैं वो लड़ नहीं पाएंगे।
लेकिन इसके बाद भी जर्मन्स हार ही गए। साल 1945 तक जापान और अलाइड नेशंस के बीच में चौथे साल तक युद्ध पहुंच गया। साल 1945 तक आते आते जापान और अलाइड पावर्स के बीच अपने अंतिम दौर पर पहुंच गया। जहां जापानी सेना जमकर लड़ाई लड़ने को अभी भी तैयार थी, वहीं ये निश्चित हो गया था कि कहीं न कहीं जापानी आसानी से अब हार नहीं मानेंगे। वहीं देखा जाए तो केवल जून 1944 से 1945 तक केवल 10 लाख से ज़्यादा लोग अमेरिका बस में ही मारे गए थे। यह सब कुछ देखकर अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगा कि अब केवल एक ही रास्ता है, वो है एटॉमिक बम यानी न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया जाए, जिससे मास स्केल पर डिस्ट्रक्शन और मास किलिंग हो और यह जो वॉर है ये कहीं न कहीं जाकर रुक जाए। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की जो रिजर्व मैन पावर थी वो भी कम रही थी। वहीं तीसरी ओर पब्लिक का यह मानना था कि जो आर्मी पर्सनल्स वॉर में हैं उन्हें अब घर भेजना चाहिए, चूँकि वे काफ़ी साल से युद्ध लड़ रहे थे। वहीं धीरे धीरे एलाइज ने फिलीपींस और बर्मा पर भी अपना कैप्चर कर लिया और अप्रैल 1945 तक अमेरिका ने जापान के ओकिनावा आइलैंड पर भी अपना कैप्चर एस्टेब्लिश कर लिया। जैसे जैसे एलाइज आगे बढ़ रहे थे, जापान की कंडीशन और ख़राब होती जा रही थी। 9 अगस्त 1945 को भी जापान के खिलाफ सोवियत यूनियन ने भी अपना दावा बोल दिया और सोवियत यूनियन ने जापान पर धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप जापान में जो मर्चेंट फ्लीट आर्मी थी वो कहीं न कहीं 52,50,000 से घटकर 15,60,000 हो गई। वहीं रॉ मटेरियल की भी कमी जापान में देखने को मिली और उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई थी। जहां एक ओर भूखमरी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन जापान को अपने चंगुल में दबा रही थी, वहीं दूसरी ओर यूएस की भी पावर बढ़ती जा रही थी। यूएस की पावर ऐसे भी बढ़ रही थी जो कि यूएस का एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। यूएस की पावर ऐसे भी बढ़ रही थी क्योंकि यूएस में एयरक्राफ्ट काफ़ी तेज़ी से बनाए जा रहे थे और एयरक्राफ्ट ने वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था, जिसके परिणाम स्वरूप यूएस ने केवल एक साल यानी साल 1943 में ही 1 लाख से अधिक एयरक्राफ्ट बनाए और बेचे। वहीं दूसरी ओर 70,000 कुल एयरक्राफ्ट जापान के द्वारा पूरे 6 साल में मिलाकर बनाए गए थे। इसलिए जापान की इकनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन थिएटर यानी यूरोप के आसपास के सभी देशों ने जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया, जिससे 8 मई 1945 को जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा। जैसा कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा था कि अब न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने का समय आ गया है, तो जुलाई 1945 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की स्थापना की। मैनहट्टन प्रोजेक्ट इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था इसका हेडक्वार्टर मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट में था, इसलिए इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट में यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा शामिल थे। मेजर जनरल लेस्ली ग्रूव्स की अध्यक्षता में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया और ये प्रोजेक्ट टोटली ही एक आर्मी प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में ये तय किया गया कि 2 तरह के बॉम्ब बनाए जाएंगे, एक लिटिल बॉय, एक फैट मैन। लिटिल बॉय जो कि इनरिच्ड यूरेनियम गन टाइप फिजन वेपन होगा, वहीं फैट मैन प्लूटोनियम इम्प्लोजन टाइप न्यूक्लियर वेपन होगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की एयरफोर्स की 509 विंग के ग्रुप को ट्रेन करने की शुरुआत भी स्टार्ट कर दी गई। इन्हें ये ट्रेनिंग दी जा रही थी कि आखिर कैसे न्यूक्लियर बम को और कितने डिस्टेंस से गिराना है और कैसे वहां से तुरंत ही आ जाना है, कैसे बोइंग B-29 का इस्तेमाल एक न्यूक्लियर बम को इस्तेमाल करने के लिए किया जा सकता है। यह सब कुछ यूएस की 509 विंग की आर्मी के कमांडर्स को सिखाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने बोइंग B-29 के कई सारे एयरक्राफ्ट को मैरीना आइलैंड पर डिप्लॉय कर दिया। इस कंट्री ने जापान से रिक्वेस्ट की कि वो अनकंडीशनल सरेंडर होने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन जापान ने इस रिक्वेस्ट को दरकिनार करते हुए कहा कि वो अभी भी लड़ने के लिए तैयार है। वहीं अलाइज कंट्रीज का मानना था कि जापान का सपोर्टर ऑलरेडी जर्मनी 8 मई 1945 को सरेंडर कर चुका है और अलाइज फोर्स ने जर्मनी पर अपना ऑक्युपाई भी कर लिया है, लेकिन फिर भी जापान तैयार नहीं था। जापान से कहा गया कि आप पोस्टडैम डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। पोस्टडैम डिक्लेरेशन एक ऐसा डिक्लेरेशन था जिसे यूएस, यूके और चेयरमैन ऑफ चाइना के द्वारा बनाया गया था, जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन और यूके के पीएम विंस्टन चर्चिल, वहीं चाइना के चेयरमैन चियांग काई शेक मेन लीडरशिप में थे। पोस्टडैम डिक्लेरेशन को 26 जुलाई 1945 को बनाया गया। इस डिक्लेरेशन में कौन कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण जापान ने यह बात नहीं मानी।
इस डिक्लेरेशन में आखिर कौन कौन सी बात थी, चलिए देखते हैं। इस डिक्लेरेशन में सबसे पहली बात ये थी कि ऑथोरिटीज़ का एलिमिनेशन होगा। जो लोगों ने जापान के लोगों को भड़काया है या उकसाया है और एलाइड पावर्स के खिलाफ गलत बातें फैलाई हैं, उन्हें देश से एलिमिनेट यानी देश से निकाल दिया जाएगा। वहीं जापान की सॉवरेनिटी केवल कुछ ही आइलैंड तक लिमिटेड रहेगी, जैसे कि होशु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू तक ही केवल लिमिटेड रहेगी। जापान की मिलिट्री को टोटली डिसआर्म कर दिया जाएगा और उनके वेपन्स ले लिए जाएंगे और फिर ही उन्हें जापान जाने दिया जाएगा। इसके अलावा जो चौथा और पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट था वो ये था दैट वी डोंट इंटेंड दैट जापानीज शैल बी इंस्लेव्ड एज रेस or destroyed as nation, but extreme justice shall be given to all the war criminals। इसका मतलब ये था कि जापानीज कहीं न कहीं उन्हें ये न लगे कि उनकी जाति को कहीं न कहीं गुलाम बनाया जा रहा है या उनके देश को गुलाम बनाया जा रहा है, बल्कि हम उन सभी लोगों को जस्टिस देना चाहते हैं जो वॉर में नहीं जुड़े थे और उन सभी लोगों को पनिशमेंट देना चाहते हैं जो कहीं न कहीं वॉर को बढ़ाने में उन्होंने मेजर रोल प्ले किया। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट था वो ये कहता था कि जो ऑक्युपाइंग फोर्सेज रहेंगी एलाइज की, वो तुरंत ही विड्रॉ कर ली जाएंगी जैसे ही जापान में एक अच्छी गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है जो कि पीपल यानी जापान के लोगों को मंजूर होगी। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जैसे इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, तुरंत ही अलाइड फोर्सेस जापान को उस गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर तुरंत ही वहां से रिटर्न हो जाएंगी। लेकिन फिर भी जापान के एम्परर ने ये सभी बातें नहीं मानी। जापान ने अलाइड पावर्स की बात तो नहीं मानी और ना ही अनकंडीशनल सरेंडर्स की उन सभी बातों को माना। इन सभी बातों के बाद अलाइड पावर्स ने तुरंत ही जापान पर आक्रमण करना और तेज शुरू कर दिया और सोवियत यूनियन जहां लैंड से जापान पर आक्रमण कर रहा था, वहीं अलाइड पावर्स के कंट्री यूएस ने एयरक्राफ्ट की मदद से जापान पर बॉम्बार्डिंग करना शुरू कर दी, जिसमें केवल कुछ ही दिन के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए टोक्यो शहर में ही केवल, और वहीं 2,67,000 से ज़्यादा लोग पूरे महीने के अंदर मारे गए, जिससे जापान की गवर्नमेंट में एक तहलका सा मच गया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कैसे फिर हिरोशिमा और नागासाकी पर फिर न्यूक्लियर बम गिराया गया और कैसे फिर न्यूक्लियर साइट को सेलेक्ट किया गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने पहले ही ये कह दिया था कि न्यूक्लियर बम भी केवल इसका सॉल्यूशन है, इस वॉर का सॉल्यूशन है, इसीलिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट की भी स्थापना की गई थी और न्यूक्लियर पर साइंटिफिक डिस्कवरीज और रिसर्च भी करना चालू कर दिया गया था। इसी को मद्देनज़र करते हुए अब यह बारी आ गई थी कि कहीं न कहीं जापान में किन इलाकों पर बॉम्बिंग करना है यानी न्यूक्लियर बम गिराना है, उनका सिलेक्शन हो जाए। इस सिलेक्शन को करने के लिए मेनली 3 क्राइटेरिया देखे गए। एक ऐसा एरिया उन्होंने सेलेक्ट किया जिसका डायमीटर कम से कम 4.8 किलोमीटर हो। इसके अलावा ब्लास्ट ऐसा होना चाहिए कि वो काफ़ी इफेक्टिव हो, डैमेज लार्ज स्केल में दिखे। इसके अलावा उन इलाकों को सेलेक्ट किया गया जहां पर अर्बन यानी सिविलियंस भी ज़्यादा थे और मिलिट्री भी ज़्यादा थी और उसके अगल बगल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, जिससे जो डिस्ट्रक्शन है वो काफ़ी लार्ज स्केल में देखने को मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए जापान के 4 शहरों को सेलेक्ट किया गया न्यूक्लियर बॉम्बिंग के लिए, जिसमें हिरोशिमा, कोकुरा, निगाटा और नागासाकी शामिल थे। लेकिन बॉम्बिंग के लिए 3 में से 2 देशों की अनुमति भी बहुत ज़रूरी थी, जो कि क्यूबेक एग्रीमेंट के अनुसार यूएस और यूके 2 की अनुमति तो बहुत ही ज़रूरी थी। इसीलिए यूएस अकेले दम पर न्यूक्लियर को नहीं छोड़ सकता था, उसे यूके की परमिशन लेना भी ज़रूरी था। यूएस और यूके ने क्यूबेक एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने को सोचा और 25 जुलाई को जनरल थॉमस हैंडी, जो कि एक्टिंग चीफ स्टाफ थे यूएस आर्मी के, उन्होंने ये ऑर्डर इशू कर दिया कि अब एटम बम का यूज किया जाए। वैसे तो क्योटो शहर भी बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला था, वैसे तो क्योटो शहर भी न्यूक्लियर बम के शहरों की लिस्ट में था, लेकिन हेनरी एल स्टूमैन, जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर थे, उन्होंने प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन से रिक्वेस्ट की कि कहीं न कहीं इस शहर को न्यूक्लियर बॉम्बिंग की जगह से हटा दिया जाए, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल, रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। इसको ध्यान में रखकर इस शहर को लिस्ट से हटाने का आदेश दिया और ग्रूव्स ने इसे मिलिट्री न्यूक्लियर पॉइंट्स में से हटा दिया। अब क्यूबेक एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट किए दोनों कंट्री यूएस और यूके ने यह तय कर लिया था कि कहीं न कहीं अब जापान पर बॉम्ब गिराना चाहिए, इसीलिए एक इंटायरम कमेटी भी बनाई गई। उन्होंने तय किया कि आखिर किस कंडीशंस पे बॉम्ब को गिराया जाए। उन्होंने ये तय किया कि बॉम्ब को किसी बिना स्पेशल वार्निंग के गिराया जाए। वहीं दूसरी ओर दोनों कंट्रीज का यह भी मानना था कि बॉम्ब को जल्द से जल्द गिराया जाना चाहिए, जिससे मास स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो और वॉर खत्म हो सके। वहीं तीसरी ओर ड्यूअल टारगेट होना चाहिए, यानी मिलिट्री के साथ सिविलियंस भी मारे जाने चाहिए और बिल्डिंग्स को भी नुकसान होना चाहिए।
और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 6 अगस्त सुबह 8:15 पर बोइंग B-29 लिटिल बॉय के साथ हिरोशिमा पर पहुंच गया और हिरोशिमा पर पहला न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया, जिसके कारण केवल 1 सेकंड के अंदर ही 90,000 से 1,86,000 लोग भाप बनकर उड़ गए, यानी मारे गए। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने जापान को सरेंडर करने के लिए कहा। इस इंसिडेंट के 16 घंटे के अंदर ही प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तुरंत ही बोला जापान को कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन जापान फिर भी तैयार नहीं हुआ और अंततः 9 अगस्त को सुबह 11:02 पर 10,000 पाउंड वजनी फैट बॉय को नागासाकी पर गिराया गया, जिसके कारण 60,000 से 80,000 लोग नागासाकी में एक झटके पर मर गए। कुछ लोग इसके आफ्टर इफेक्ट से भी मरे, जैसे कि इसके बर्निंग, रेडिएशन या माल न्यूट्रिशन के कारण भी। इसके अलावा कई सालों तक वहाँ जो बच्चे जन्मते थे वो कहीं ना कहीं फिजिकली डिसेबल थे या माल न्यूट्रिशन का शिकार रहे। वहीं दूसरी तरफ 15 अगस्त 1945 को ही जापान ने ये तुरंत घोषणा कर दी और जापान के राजा हिरोहितो ने घोषणा कर दी कि वह अनकंडीशनल सरेंडर के लिए तैयार हैं और 2 सितंबर 1945 को पोस्टडैम डिक्लेरेशन पर भी साइन कर दिया। इसके तुरंत बाद ही एलाइड पावर ने जापान के ऊपर अपना कैप्चर कर लिया और अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया और कुछ इस तरह वर्ल्ड वॉर 2 का अंत होता है। इस सोवियत यूनियन और जापान के बीच स्टेट वॉर को एंड करने के लिए साल 1956 में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया गया और यह भी तय किया गया कि जापान को परमानेंट मेंबरशिप दिलाने में सोवियत यूनियन मदद करेगा। इसके अलावा दोनों देशों में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होंगी, ट्रेड भी स्टैब्लिश किया जाएगा और लोग भी एक देश से दूसरे देश अब जा सकेंगे। वहीं देखा जाए तो न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री की लिस्ट की तो केवल 1949 तक अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन थे। इसके बाद 1949 में सोवियत यूनियन ने पहला अपना न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया। वहीं इसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया, जो कि उससे कई ज़्यादा पावरफुल था। साल 2019 तक सोवियत यूनियन के पास 40,160 के लगभग न्यूक्लियर बम थे और यूनाइटेड स्टेट्स के पास 23,317। 2020 तक 9 ऐसी कंट्रीज बन चुकी थी जिनके पास न्यूक्लियर है। साल 2020 तक 9 ऐसी कंट्रीज हो चुकी थी जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, जिनमें प्रमुख थी चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान और जैसा कि इजराइल कहता है कि उसके पास भी न्यूक्लियर बम है, तो इजराइल और नॉर्थ कोरिया भी। इसके अलावा आप सभी के मन में ये क्वेश्चन होता होगा कि आखिर फिर जापान के पास न्यूक्लियर क्यों नहीं है, क्यों जापान एक न्यूक्लियर पावर नेशन नहीं है। तो जापान एक न्यूक्लियर पावर नेशन इसलिए नहीं है क्योंकि जापान ने ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन साइन की थी अमेरिका के साथ, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया था कि जापान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, लेकिन वह फिर भी अमेरिका की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के शेडो में रहेगा। यानी ओकिनावा आइलैंड जो कि जापान में है, वहां पर ही यूएस के पूरे न्यूक्लियर बम रखे हुए हैं, जिसे यूएस कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। इन प्रोटेक्शन ऑफ जापान, प्रोटेक्शन ऑफ अमेरिका के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन खास बात तो ये है कि 7 जुलाई 2017 को सभी यूएन की कंट्रीज ने एक ट्रीटी साइन की कि प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी कोई भी कंट्री किसी के ऊपर कभी भी कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगी। तो अगर आज की इस पूरी वीडियो को अगर हम समराइज करें तो हमने देखा कि कैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, क्या सेकंड वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट्स हुए, आखिर कैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग की गई, कैसे इन शहरों को सेलेक्ट किया गया, कैसे क्योटो शहर को बचा लिया गया, जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा और आखिर किस किस कारणों की वजह से जापान में हिरोशिमा और नागासाकी का अटैक हुआ, किस प्रोजेक्ट के तहत न्यूक्लियर बॉम्ब की रिसर्च की गई और किस प्रोजेक्ट के तहत और किस आदमी की लीडरशिप के अंतर्गत न्यूक्लियर बम को बनाया गया, किस कंट्रीज ने कितना पार्टिसिपेशन दिया, किस कंट्रीज को ज्यादा नुकसान सहना पड़ा, कैसे जापान और सोवियत यूनियन के बीच खराब हुए रिश्ते एक बार फिर से सुलह हो जाते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आई है तो कमेंट करना ना भूलें। इसके अलावा कौन सी टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं यह भी कमेंट जरूर करें। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।